गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरी तरफ से दिल से गुड मॉर्निंग। प्रिया कुमारी, रवि, संजीव, गौरव, भूमिहर, सौरभ, श्याम, आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। बेटा मैं फिर बता रहा हूं कि इडियम्स एंड फ्रेजेस जो होते हैं वो मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं। ये मुहावरे और लोकोक्तियां हैं क्या? बेसिकली हमारी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिन घटनाओं को देखकर हम अपने आगे की जो भविष्य के लिए एक मार्गदर्शन के लिए उनका हम इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसी घटनाएं जिनका हम मार्गदर्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा पास्ट में हो चुका है, हो सकता है कि ऐसा फ्यूचर में भी हो, तो उस पास्ट के रेफरेंस को देखकर हम फ्यूचर के अंदर होने वाली घटनाओं को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मुहावरे और लोकोक्तियां, जैसे मैं इसको ऐसे समझाऊं कि जो इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं इनका अपना खुद का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो एक्चुअली उस एग्जैक्ट मीनिंग को कन्वे नहीं करते। इनके अंदर एक छिपा हुआ मीनिंग होता है। ये अलंकारिक रूप से आते हैं। ये किसी भी चीज को अलंकारिक रूप से फिगरेटिवली भी यूज करते हैं। अब ये जो हम अलंकारिक रूप बता रहे हैं, ये इसको क्या बता रहे हैं? इसको हम बता रहे हैं एक ऐसी चीज कि जिसका शाब्दिक अर्थ जो नजर आ रहा है बेसिकली वो नहीं है। उसका मीनिंग वो है जो इसके छुपे हुए मीनिंग को समझा रहा है। जो घटना पास्ट में घटित हुई है उसको डिफाइन कर रहा है। अब बेसिकली हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि कोई भी इडियम या फ्रेज जो बना है वो बना कैसे है, क्योंकि हम तो रट्टे मार लेते हैं। तो इसको मैं ऐसे समझाना चाहूंगा। देखें बेटा, देखें, एक मैंने इडियम दिया कि भाई एक्लीज हील्स। मैंने एक इडियम दिया एक्लीज हील। अब मुझे इसका मीनिंग बताइए, इसका मीनिंग क्या है? बेसिकली इसका मीनिंग मुझे समझाइए, एक्लीज हील है क्या? तो फिर मैं आपको समझाता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय लोगों की जिंदगी में कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, जैसा कि एक कहावत कि घर का भेदी लंका ढाए। जैसे कि हम बात करें, एक कहावत है घर का भेदी लंका ढाए, तो कहां से बनी? यह रामायण से निकली। कैसे निकली? कि विभीषण ने राम को बता दिया था कि रावण की मृत्यु का क्या कारण है, कैसे होगी उसकी मृत्यु। तो वहां से घर के भेदी ने मतलब भेद बता दिया तो लंका ढह गई। इसी प्रकार से अंग्रेजों की जिंदगी में भी कुछ घटनाएं पास्ट में घटित हुई हैं जिनका रेफरेंस आज हम प्रेजेंट में ले लेते हैं अपने आगे के मार्गदर्शन के लिए। तो उसी बात को हमने यहां पर लिया एक्लीज हील्स। और अगर हम एक्लीज हील्स लें कि भाई एक्लीज हील्स इसका मीनिंग, तो बेटा इसका मीनिंग होता है ए वीक पॉइंट। हम क्या बात कर रहे हैं? इसका मीनिंग क्या हुआ? एक वीक पॉइंट। एक वीक पॉइंट का मतलब क्या हुआ? किसी की भी कमजोरी। इसको हम कह सकते हैं वीकनेस। भाई किसी की भी कोई वीक पॉइंट, कोई कमजोरी, वीकनेस कह सकते हैं। वैसे तो कमजोरी है शारीरिक कमजोरी की बात, शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, कोई भी किसी चीज की कमजोरी है वो हुआ। लेकिन पॉइंट इज जो इसका शाब्दिक अर्थ है, वो तो ये कह रहा है ना एक्लीज की हील्स। एक्लीज एक पर्सन का नाम है। जैसे मैं नाम कहता हूं एक्लीज मतलब रोहित मान लो, एक्लीज ऐसे मान लो रोहित, क्योंकि इंग्लिश वर्ड है तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन होती है। ऐसे मान लो रोहित हील, ऐसे मान लो रोहित की एड़ी। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? रोहित की एड़ी। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? एक्लीज की एड़ी। अब कह रहा है एक्लीज की जो एड़ी है, अब उसका वीक पॉइंट से क्या मतलब है? भाई एक्लीज की एड़ी का एक वीक पॉइंट से क्या मतलब है? ये क्या कहना चाहता है कि एक्लीज हील्स ए वीक पॉइंट, किसी की भी कमजोरी। तो यहां पर हमें क्या करना है? इस बात को समझना है कि ये इसका कनेक्शन इससे मिलाना है कि एक्लीज हील्स को ए वीक पॉइंट ही क्यों कहते हैं। अब इसको ऐसे याद कर लो तो ये तो रटना हुआ। अब 5, 10, 15, 20, 25 दिन, 1 महीने बाद हम भूल जाएंगे। 5, 10, 15, 20 दिन, 25 दिन बाद हम इसे भूल जाएंगे कि एक्लीज हील्स एक वीक पॉइंट होता है।
तो आपको क्या करना है, अब इस कहानी का इस मीनिंग से कनेक्शन समझना है। तो एक छोटी सी कहानी बताता हूं, समझना। जो मैंने कहा, जिस प्रकार से भारतीय लोगों की जिंदगी में कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, जिसके रेफरेंस को लेकर हम पास्ट के रेफरेंस को लेकर अपना आगे के लिए मार्गदर्शन रखते हैं, उसी तरीके से अंग्रेजों की जिंदगी में भी कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, जिसको लेकर हम आगे की जिंदगी के लिए उनका रेफरेंस ले लेते हैं, उन मुहावरे और लोकोक्तियों का। तो यहां पर भी अंग्रेजों की जिंदगी की एक कहानी है। एक्विलिस रोम की सेना का एक सेनापति था, जिसके शरीर पर तीर और तलवार काम नहीं करते थे। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए कि इसका मीनिंग ये कहां से आया। तो वो रोम की सेना का सेनापति था, जिसके शरीर पर तीर और तलवार काम नहीं करते थे। भाई दूसरी सेना जो थी वो बड़ी परेशान रहती थी कि ये तो हारता ही नहीं किसी से, सबको हरा देता है, तो क्या किया जाए। तो बेटा गुप्तचर लगाए गए, है ना, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, स्पाई किया गया। और बाद में हमें एक चीज निकल कर आती है कि एक्विलिस हील की मां को एक वरदान प्राप्त था कि जब एक्विलिस गोद में था, बहुत छोटा था, तो उस वक्त उसकी भगवान ने आकर उसकी मां को एक वरदान दिया था कि आप अपने बेटे को, एक अमृत कुंड है, उस अमृत कुंड के अंदर अगर आप डिप करवा दोगे तो जितना शरीर उसका भीगेगा उतना शरीर वज्र का बन जाएगा। जितना शरीर भीगेगा उतना शरीर वज्र का बन जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या थी कि आपके बेटे के साथ, कि एक्विलिस के साथ पानी में कुछ और नहीं जाना चाहिए। अगर कुछ और गया तो फिर वो पानी असर नहीं करेगा, मींस वो अमृत कुंड का जो पानी है वो असर नहीं करेगा। माँ ने सोचा कि इतना छोटा बच्चा, अगर मैं उसे अमृत कुंड उस पानी में छोड़ूंगी तो वो तो डूब के मर जाएगा, तो मैं क्या करूं। तो उस माँ ने क्या करा, बच्चे के, एक्विलिस के क्लोथ्स को तो रिमूव कर दिया और दिमाग लगाया। एक्विलिस की एड़ी को पकड़ के उसे उल्टा लटका दिया। एक्विलिस को ऐसे उल्टा लटका दिया, हाथ से पकड़ के ऐसे, और उल्टा लटकाकर ऐसे अमृत कुंड के अंदर उसे डिप करवाया। तो अमृत कुंड में उसे इतना डिप करवाया कि मां की जो फिंगर्स हैं वो उस अमृत कुंड के पानी को टच न करें। तो उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया ताकि फिंगर्स टच ना हो। तो क्या हुआ, उसका एक्विलिस का पूरा शरीर तो भीगा, बस एड़ी सूखी रह गई, बस एड़ी सूखी रह गई। और वो जो सूखी एड़ी थी वो एक आम इंसान की, पूरा शरीर वज्र का। तो जब गुप्तचर लगाए, जब वो बड़ा हो गया तो भी सबको हरा देता था, कभी हारता नहीं था। तो जब गुप्तचर लगाए तो उन्हें पता चल गया कि भाई इसकी सिर्फ एड़ी ही कमजोर है, बाकी पूरा शरीर इसका वज्र का है, तीर तलवार काम नहीं करेगा। तो कि क्या किया जाए, तो क्या किया जाए, तो फिर युद्ध भूमि के अंदर एक तीर उसके एड़ी में आकर लगा। उस तीर के अंदर जहर लगा हुआ था। जहर से वो तीर जो था, वो जहर उस तीर में था, वो जहर वाला तीर उसकी एड़ी में आकर लगा, एड़ी के अंदर आके लगा, उसमें से खून निकला और जहर जो है पूरे शरीर में फैल गया और एक्विलिस की मृत्यु हो गई। तो एक्विलिस का पूरा शरीर तो वज्र का था, एड़ी कमजोर थी, इसीलिए एक्विलिस की एड़ी को हम ए वीक पॉइंट कहते हैं। इसीलिए एक्विलिस की एड़ी को हम एक वीक पॉइंट कहते हैं। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए, कनेक्शन मिला कि नहीं। और अगर आपको कनेक्शन मिल गया है तो एक लाइक बनता है। बेटा अगर कनेक्शन मिल गया है तो लाइक बनता है कि एक्विलिस की जो एड़ी है उसको वीक पॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि वही तो उसका कमजोर पक्ष था। अब यही बात हमारी जिंदगी में भी अप्लाई होती है। जब कोई हमारी कमजोरी होती है, जब कोई भी हमारी कमजोरी होती है तो हम उसे ए वीक पॉइंट, मतलब एक एक्विलिस हील्स कह देते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हमारी कमजोरी है। जिस प्रकार से एक्विलिस की एड़ी उसकी कमजोरी थी, एक्विलिस की एड़ी उसकी कमजोरी थी। तो देखो सभी को समझ में आ रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, इंग्लिश इज माई एक्विलिस हील्स इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कि एक्विलिस इज माई एक्विलिस हील्स क्या हुआ, कमजोरी। तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि इंग्लिश इज माई एक्विलिस हील्स इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंग्लिश जो है वो मेरा एक्विलिस हील्स है, इंग्लिश जो है वो मेरा वीक है। तो बेटा हाँ, अभी देखो यहाँ पे बात समझ में आ गई। तो बेटा सभी आ गए तो देखो लाइक कर दो। हाँ पूजा, थैंक यू पूजा कुमार, थैंक यू। तो ये बात अगर समझ में आ गई है तो अब क्या है, इनका लिटरल मीनिंग नहीं होता। फिर समझ लो, जो इनका मीनिंग लिखा हुआ है इनका वो लिटरल मीनिंग नहीं होता, एक हिडन मीनिंग होता है जो पास्ट की किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। इनका लिटरल मीनिंग नहीं होता इडियम्स एंड फ्रेजेस का, पास्ट की सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। तो जो ये लिखे हुए होते हैं इनका एग्जैक्ट वो मीनिंग ना होकर एक सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। अगर आपने वो सिचुएशन पकड़ ली,
अगर वो आपने सिचुएशन पकड़ ली तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ढूंढना आसान हो जाएगा। तो एक एक करके मैं आपको वो सिचुएशन देता हूं, एक एक करके वो सिचुएशन देता हूं। लेट्स सी। इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियां। पहला इडियम, बेटा जितने भी इडियम्स मैं आज लेकर आया हूं वो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। वो ये जितने भी मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस आज आपको करवाऊंगा सारे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर में करवाए जा चुके हैं, आ चुके हैं एग्जाम में। तो इनको अगर हम अब समझते हैं, इनको अब डील करते हैं। आइए बेटा इनको अब डील करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हियर इट इज, द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज्ड सो मच दैट मेनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। तो इस इडियम का हमें मीनिंग ढूंढना है। इस मीडियम का हमें लिटरल मीनिंग के साथ साथ इसका सिचुएशनल मीनिंग ढूंढना है। इसका मीनिंग, बाय एक्सपेंसिव गैजेट्स, बाय समथिंग न्यू, अर्न एनफ टू सर्वाइव, हेल्प अदर पीपल, हेल्प अदर पीपल। नाउ लेट मी नो विच वन इज करेक्ट, नंबर 1 2 3 4। हाँ, थैंक यू परवेज सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी बेटा, अब मीनिंग बताइए इसका। आई एम वेटिंग फॉर रेस्पॉन्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तो देखो आपका रिप्लाई आ गया। अब मैं यहां पर थोड़ी सी कहानी समझा दूं। तो पहले तो इसका हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। कहता है द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज सो मच, कि लिविंग का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। आजकल रहन सहन का कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, रहन सहन का कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है दैट मैनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट, तो कि बहुत से लोगों के लिए बड़ा ही मुश्किल हो गया है, बड़ा मुश्किल हो गया है टू मेक बोथ एंड्स मीट। टू मेक बोथ एंड्स मीट, इनका शाब्दिक अर्थ है जीवन निर्वाह करना। इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन निर्वाह करना। अब ये इसका जीवन निर्वाह करना, ये तो इसका मैंने लॉजिकल मीनिंग दे दिया, लेकिन इसका टू मेक बोथ एंड्स मीट, इसका जो शाब्दिक अर्थ है इसे समझें। टू मेक बोथ, बोथ मतलब दोनों, दोनों एंड को मिलाना, दोनों एंड को मिलाना। ये कहावत कहां से आई समझ लो, भूलोगे नहीं कभी, समझ लो कभी भूलोगे नहीं। तो ये भी अंग्रेजों की जिंदगी से घटित ही एक घटना को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। एक्चुअली ये क्या था, ये टेलर से निकल कर आया। एक बड़ा ही फेमस टेलर था, है ना, एक बहुत ही फेमस टेलर था। वो टेलर जो था उसके पास एक बंदा जब भी आता था वो कपड़ा इतना लाता था कि वो कपड़ा, जब उसके कोई भी कपड़े बनाए जाते थे, जैसे शर्ट बना रहे, कि अगर ऊपर से पूरा करें तो नीचे से छोटी पड़ जाए, नीचे से पूरी करें तो ऊपर छोटी पड़ जाए। पैंट ऊपर से उसे पूरा करें तो नीचे से छोटी पड़ जाए, नीचे से पूरा करें तो ऊपर से छोटा पड़ जाए। मतलब दोनों एंड नहीं मिल पा रहे हैं। मतलब वो जो कपड़ा लाता था कि भाई इंसान को चाहिए इतना, इंसान के लिए चाहिए इतना, लेकिन वो जो कपड़ा था वो कपड़ा इतना था कि अगर ऊपर वाले को कवर करे तो नीचे वाला छूट जाए, नीचे वाले को कवर करें तो ऊपर वाला छूट जाए। तो बेटा मेक बोथ एंड्स मीट, दोनों एंड को मीट करना, मतलब दोनों एंड को मिलाना बड़ा ही मुश्किल। कह रहा है दोनों एंड को मिलाना बड़ा ही मुश्किल। ये तो भाई कपड़ों की बात हो गई। तो यहां पे दोनों एंड का मतलब यह है कि एक हम अच्छा रहन सहन भी रखें, अच्छा खा भी लें। दोनों चीजें पूरी नहीं होती कि अगर हम अच्छा रहन सहन रख लें तो अच्छा खाना पाएं, अच्छा खाना पाएं तो अच्छा रहन सहन ना हो। तो बहुत से गरीब लोगों की यह बहुत बड़ी समस्या है। इसी वजह से इस इडियम का मीनिंग है जीवन निर्वाह करना, कि हम एक चीज पूरी करवाते हैं तो एक की कमी हो जाती है, एक चीज पूरी करवाते हैं तो एक की कमी हो जाती है। अब इसका मीनिंग समझ में आ गया तो अब आंसर देख लो। इसका मीनिंग समझ में आ गया तो अब इसका आंसर देख लो। तो कहता है जीवन निर्वाह करना, तो कहता है बाय एक्सपेंसिव गैजेट्स, तो इसने तो इस बात को बोला ही नहीं। कह रहा है जीवन निर्वाह करना कि भाई दोनों चीजों को पूरा करना, कि अगर हम खान पीन पूरा कर पा रहे हैं तो रोजमर्रा की लाइफ की चीजें भी खरीद पाए, रोजमर्रा की लाइफ की चीजें खरीद पाए तो खान पीन भी अच्छा हो,
दोनों चीजों को पूरा करना, तो ये तो इस मीनिंग को नहीं बताता। बाय समथिंग न्यू, कुछ नया खरीद लेना, ये भी इस मीनिंग को नहीं बताता। दूसरों की मदद करना, ये भी नहीं बताता। तो 3 गलत हुए। तो आंसर ये अर्न एनफ टू सर्वाइव, कि इतना कमाना कि हम सर्वाइव कर पाएं, कि अपना खान पान भी अच्छा कर पाएं और अपना रहन सहन, कि टीवी, फ्रिज, मोबाइल ये सब भी ले पाएं। तो दोनों एंड्स मीट हो जाते हैं, दोनों एंड मिल जाते हैं। जहां सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो वहां पर ये ईडियम अप्लाई नहीं होगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अगर किसी ने लाइक नहीं किया और उसे समझ में आ गया है तो बेटा अब लाइक कर दो। बाकी 2 बार लाइक नहीं करना है, ठीक है? 2 बार लाइक नहीं करना है। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी बताएं क्लियर हुआ कि नहीं। राज पांडे, राम राम बेटा, राम राम। अगला देख लें, अगला देख लें बेटा। अगला मीनिंग देखें, रिप्लाई करें। गेट द फुल ब्राइट स्कॉलरशिप एट दिस यंग एज इज ए फेदर इन हिज कैप। कहता है गेटिंग द फुल ब्राइट स्कॉलरशिप एट दिस यंग एज इज ए फेदर इन हिज कैप। तो इसका मीनिंग समझकर आप आंसर दीजिए। पहले मीनिंग समझना जरूरी है बेटा, मैं फिर बता रहा हूं, रटने से बात नहीं बनेगी, रटने से बात नहीं बनेगी। अगर आप इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं तो उनका आप शाब्दिक अर्थ जो है, जो उनका लिटरल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग की जगह उसका सिचुएशनल मीनिंग देखें, उसके पास्ट के सेंस को देखें। तो इनका लिटरल मीनिंग ना देखकर इनके पास्ट के सेंस को देखें, आप बात समझ में आ जाएगी। तो बहुत बढ़िया। देखें, अब देखें तो अब कहता है ए फेदर इन हिज कैप, कहता है कि प्राप्त कर लेना फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, की पूरी स्कॉलरशिप, मतलब ब्राइट बढ़िया स्कॉलरशिप प्राप्त कर लेना एट दिस यंग एज, इस छोटी सी उम्र में अगर कोई स्कॉलरशिप प्राप्त कर ले तो उसने क्या कर दिया, एक फेदर, एक पंख ऐड कर लिया अपनी कैप में, अपनी कैप में एक पंख ऐड कर लिया। तो उसने ऐसा क्या किया कि अपनी कैप में पंख ऐड कर लिया। तो वो कहना क्या चाहता है, आपने देखा होगा कि शुरू में जो डांस इंडिया डांस आता था प्रोग्राम, तो जब कोई अपने डांस परफॉर्मेंस से जजेस का दिल जीतता था तो वो क्या करते थे, उसकी कैप के अंदर एक पंख लगाते थे, उसकी कैप में एक पंख लगाते थे। तो कैप में पंख लगाना मतलब उसने कोई चीज ऐसी पूरी कर ली, कोई ऐसी चीज एकम्प्लिश कर ली, कोई ऐसी चीज की प्राप्ति कर ली है कि जिसके अंदर हर कोई उसके अंदर महारत हासिल नहीं कर पाता। तो कोई ऐसी चीज हासिल कर लेना कि जो हर कोई हासिल नहीं कर पाता, तो उस वक्त हम लगाते हैं कि भाई उसने एक इनाम जीत लिया, कि उसके फेदर के अंदर एक और कैप लग गया, मतलब उसने अपने जीवन में एक और उपलब्धि प्राप्त कर ली, उसने अपने जीवन में एक और उपलब्धि प्राप्त कर ली। तो इसका मतलब होता है उपलब्धि प्राप्त करना, उपलब्धि प्राप्त करना। तो अब किसका मीनिंग आ रहा है उपलब्धि प्राप्त करना, वही हो जाएगा ए साइन ऑफ हिज इंटेलिजेंट। नहीं, उपलब्धि प्राप्त करना कि साइन ऑफ इंटेलिजेंट की बात नहीं कर रहा है। एन एकम्प्लिशमेंट टू बी प्राउड ऑफ, कि कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर गर्व किया जा सके। तो शायद ये मीनिंग हो सकता है। आगे देखें, समथिंग ही कैन शो ऑफ, शो ऑफ मतलब दिखाने के लिए कोई काम करना, तो मीनिंग नहीं हुआ। एन अवार्ड नॉट टू बी गिवन अप, कि एक अवार्ड जिसको छोड़ा ना जाए, ये तो कोई सेंस ही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी, एन एकम्प्लिशमेंट टू बी प्राउड ऑफ, कोई ऐसी चीज की समाप्ति जिसे करने के बाद हम गर्व महसूस करें। तो ऑब्वियस, अगर कोई हमारे कैप में फेदर लग रहा है, कोई चीज हमने पूरी करी है, कोई चीज एडिशन करी है, तो उसके ऊपर हमें गर्व महसूस होगा। क्लियर हो गया होगा बेटा, मैं उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी। अगला देखें, और ये सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं बेटा। यहां पर देखें, एक और आपके सामने इडियम दे दिया गया है, लेट्स होप दे विल बरी द हैचेट एंड बी फ्रेंड अगेन। चलो कर बताए इसका मीनिंग। लेट्स होप दे विल बरी द हैचेट एंड बी फ्रेंड अगेन। बरी द हैचेट का मीनिंग बताना है हमें। दैट्स ग्रेट बेटा, बड़े प्यारे बच्चे हैं ये,
बड़े प्यारे बच्चे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं। रवि, शांतनु, मनीषा, प्रज्ञा, सौरव, भूमिहर, अवनी, राज पांडे। दैट्स ग्रेट बेटा, कीप रिप्लाइंग, कीप रिप्लाइंग, कीप रिप्लाइंग। चलो अब मैं मीनिंग बता दूं बेटा। बरी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स, बरी का मतलब होता है दफनाना। जो क्रिश्चियंस हैं और मुस्लिम्स हैं, वो जब उनकी डेथ होती है तो उन्हें दफनाया जाता है, ठीक है। और जिस जगह दफनाया जाता है उसे हम बरियल प्लेस भी कह देते हैं। बरियल प्लेस मतलब बरियल प्लेस जहां दफनाया जाता है उसे हम ग्रेव, ग्रेव मतलब होता है कब्र, तो उसे ग्रेव यार्ड भी कह देते हैं कि जिस जगह दफनाई जा रही है चीजें। तो बरी का मतलब होता है दफनाना, ये वर्ब है। और हैचेट जो होता है वो होता है कुल्हाड़ी। हैचेट होता है कुल्हाड़ी, जिसे हम एक्स भी कह देते हैं, AXE। अब एक्स को एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड मत सोच लेना, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पर एक्स का मतलब क्या है? कुल्हाड़ी। तो कहता है कुल्हाड़ी को दफना देना। भाई क्या कहता है? कुल्हाड़ी को दफना देना। अगर आप कुल्हाड़ी को दफना रहे हो तो भाई ऐसे समझ लो, कुल्हाड़ी को दफनाना, कुल्हाड़ी से नुकसान पहुंच सकता है, किसी को मार सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, धमका सकते हैं कुल्हाड़ी के बल पर। तो अब क्या करें? अगर हमने उस कुल्हाड़ी को दफना दिया, अगर हमने कुल्हाड़ी को दफना दिया तो इसका मतलब है कि हम क्या चाह रहे हैं कि हम किसी को ना नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, ना धमकाना चाह रहे हैं, ना मारना चाह रहे हैं। मतलब हम ऐसा चाह रहे हैं कि दुश्मनी खत्म हो जाए। तो इसका मतलब क्या होता है? टू एंड एनमिटी। इसका मीनिंग क्या होगा? टू एंड अप एनमिटी। तो बेटा दुश्मनी खत्म करना। अगर कुल्हाड़ी को दफना रहे हो तो आप दुश्मनी खत्म कर रहे हो कि भाई मुझे नहीं लड़ना, तो इसका मतलब है दुश्मनी खत्म करना। तो देखो मीनिंग समझ में आ गया। तो इसका मीनिंग क्या होता है? दुश्मनी खत्म कर देना भाई कुल्हाड़ी से। तो कि पास्ट में एक घटना थी जिसके अंदर एक आदमी ने कई लोगों को कुल्हाड़ी से मार दिया, फिर बाद में उसे रियलाइज हुआ कि भाई ये तो मैंने गलत किया, उसने फिर कुल्हाड़ी को दफना दिया कि भाई अब मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो मीन्स अब वो क्या कर रहा है? किसी से भी दुश्मनी खत्म कर रहा है। तो अब देख लो, जहां पर भी दुश्मनी खत्म करने की सेंस है वो आंसर हो जाएगा। जहां पर भी दुश्मनी खत्म करने की सेंस है वो आंसर हो जाएगा। कहता है मेक प्लान्स क्लेवरली, तो कहता है कि क्लेवरली प्लान बनाना, ये दुश्मनी खत्म करने का तो मीनिंग है नहीं। कीप क्वाइट, चुप हो जाना, तो ये दुश्मनी खत्म करने का तो मीनिंग है नहीं। टेक करेज, हिम्मत रखना, तो भाई ये दुश्मनी खत्म करने का तो मीनिंग है नहीं। तो फिर क्या हुआ? फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, पुरानी किसी भी झगड़े वगैरह को खत्म कर देना, पास्ट के किसी भी झगड़े को खत्म कर देना। तो बेटा बताइए समझ में आया कि नहीं आया? लॉजिक समझ में आ रहा है? देखो रटना नहीं है, इनके पीछे के लॉजिक को समझो। अगर आप इनके पीछे के लॉजिक को समझोगे तो ये लॉन्ग टर्म तक, मतलब लॉन्ग टर्म तक ये याद रहेंगे। इनको रटने से ये कुछ समय बाद हम भूल जाएंगे, रटने से कुछ समय बाद भूल जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो लेते हैं अगला। नेक्स्ट वन इज रेडी फॉर यू। टू ड्राइव someone up the wall, to drive someone up the wall। तो इसका सेंस समझे। तो देखो क्वेश्चन पूछने के दो तरीके। देखो इडियम्स एंड फ्रेजेस से दो तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस से दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन तो जैसे हमने ये दिया कि किसी भी इडियम या फ्रेज को किसी सेंटेंस के साथ इस्तेमाल करता है ताकि इसके मीनिंग को हम अडॉप्ट कर पाए। कहता है लेट्स होप, उम्मीद करते हैं, दे विल बरी द हैचेट, मतलब वो दुश्मनी भुला देंगे, एंड बी फ्रेंड अगेन, और वो दुश्मनी भुलाकर दोबारा दोस्त बन जाएंगे। तो एक इडियम एंड फ्रेजेस का पूछने का तरीका ये होता है कि किसी भी इडियम फ्रेज को एक सिचुएशन के साथ एक सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि डायरेक्ट इडियम फ्रेज लिख देता है। दूसरा तरीका क्या है कि वो डायरेक्ट इडियम या फ्रेज डायरेक्ट लिख देगा, कोई सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं किया, अब डायरेक्ट लिख दिया तो अब इसका मीनिंग बताना है।
अगर सेंटेंस के साथ लिख देता है तो मीनिंग निकालना आसान हो जाता है, डायरेक्ट लिखता है तो मीनिंग निकालना आसान नहीं होता। तो उस वक्त हमें ईडियम का एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए, इसका पास्ट से रिलेशन समझ में आना चाहिए, पास्ट की किसी घटना को समझना चाहिए। तो टू ड्राइव समवन अप द वॉल, तो क्या मीनिंग होगा? टू ड्राइव समवन अप द वॉल, तो इसका क्या सेंस जाएगा? तो ज्यादातर बच्चों का ए है। सिर्फ एक बच्चे का है, खुशबू कुमारी। बस खुशबू कुमारी का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। खुशबू का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। ए तो बिल्कुल नहीं होगा। पता है हम क्या सोच रहे हैं? हम देखें टू ड्राइव समवन अप द वॉल, तो मैंने कहा ये तो लिटरल मीनिंग है ना। ओ भाई ये तो बिल्कुल इसका वही मीनिंग है ना, जैसे मैंने अकीलीज हील्स, तो अकीलीज हील्स मतलब अकीलीज की एड़ी, ये तो डायरेक्ट उसका वही मीनिंग हो गया। जैसे बरी द हैचेट, कुल्हाड़ी को दफनाना, ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया ना। और इडियम्स एंड फ्रेजेस का लिटरल मीनिंग नहीं, सिचुएशनल मीनिंग होता है, पास से कनेक्शन होता है। तो आप इसको अगर ए बोल रहे हो तो इसका आप लिटरल मीनिंग निकाल रहे हो, जो गलत है। ये तो इसका लिटरल मीनिंग है जो ये बोल रहा है कि टू ड्राइव समवन अप द वॉल, कि भाई किसी को दीवार पर चढ़ा देना, किसी को दीवार पर चढ़ा देना, कि कोई चढ़ नहीं पा रहा दीवार पर, तो आया नीचे से सपोर्ट लगा दिया, चलो भाई चढ़ जाओ, भाई चढ़ जाओ, कमर पे पैर रख ले, चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। ये क्या कर रहा है? तो आपने वही सेंस लगाया और सबने ए पर टिक मार दिया। ए की मदद कर रहा है दीवार पर चढ़ने की, तो वो मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। अगर हेल्प कर रहा है तो भैया जी आंसर पहला हो जाएगा, जबकि पहला आंसर है नहीं। तो अब इसकी कहानी समझ लो, अब इसकी फिर कहानी समझ लो, ठीक है ना। यही मैं बात बता रहा हूं कि भाई अंग्रेज, तो एक अंग्रेज था, वो जहां पर रह रहा था, जहां पर वो रह रहा था वहां पर एक बहुत बड़ी दीवार थी। जहां पर रह रहा था वहां पर बहुत बड़ी दीवार थी, मतलब पत्थर की बहुत बड़ी दीवार थी। तो गवर्नमेंट के कुछ लोग आते थे, ये बहुत समय पहले की बात बता रहा हूं कि राजा महाराजा के समय की बात है। तो वो कुछ लोग आते थे और वो रोजाना ड्रिल से उस दीवार पे छेद करते थे। वो रोजाना ड्रिल से उस दीवार पे छेद करते थे, गर्र। तो पास में एक आदमी रहता था, वो बड़ा परेशान हो गया यार। पास में वो आदमी आता था, बड़ा परेशान हो गया। ये पास्ट की घटना बता रहा हूं रियल की, जिसकी वजह से कहावत बनी है। ये पास्ट की घटना बता रहा हूं रियल की, जिस वजह से घटना बनी है। तो बंदे जो वो आते थे, कुछ बंदे वो दीवार के अंदर छेद करते थे, ग्रर तोड़ना। वो रोज परेशान हो गया। बंदा घर से निकला और दीवार पर चढ़ गया, और दीवार चढ़ के बोला, ओए चुप करो तुम, ये सब बंद करो, ये सब परेशान करके रख दिया तुमने मुझे। मैं यहां पर रह रहा हूं और तुमने ये घर तुम्हारी खत्म नहीं हो रही है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आपने सबने मुझे इरिटेट करके रख दिया। तो मतलब सिचुएशन क्या बनी? सिचुएशन ये बनी टू ड्राइव समवन अप द वॉल, कि मतलब किसी को मजबूर कर देना। ये टू ड्राइव समवन अप, किसी को मजबूर कर देना अप द वॉल, कि वो दीवार पर चढ़ जाए। किसी को मजबूर कर देना कि वो दीवार पर चढ़ जाए। और तो भाई वो इंसान जो था वो परेशान होकर दीवार पर चढ़ गया और बोल रहा है इसे बंद करो, तुमने मुझे इरिटेट कर दिया। तो इसका मीनिंग हो जाएगा इरिटेट करना। तो इसका मीनिंग होगा इरिटेट करना। तो अब देखो कि परेशान हो जाना, तो देखो जो परेशान हो जाए, इरिटेट करना जो मीनिंग होगा, तो ये तो मदद करने की बात हो रही है। तो मदद करने का मतलब तो ये हो जाएगा कि आदमी घर से निकला, वो खुद भी करा, चलो भाई तुम इतनी देर से घर कर रहे हो, मैं भी लगाता हूं, वो भी मशीन लगाई और वो भी घर करने लगा। तो ये तो मीनिंग होगा नहीं। तो अभी कहता है कि दूरी बनाए रखना, नहीं ये भी नहीं है। अगर टू फ्राइटन समवन, किसी को डराना नहीं, किसी को इरिटेट करना। तो आंसर सी होगा, टू इरिटेट समवन वेरी मच। टू इरिटेट समवन वेरी मच, किसी को परेशान कर देना, चिढ़ा देना, है ना, उसे इतना मजबूर कर देना कि वो दीवार पर चढ़ जाए। मतलब वो लोगों ने इतना मजबूर कर दिया, वो दीवार पर चढ़ गया। तो इरिटेट होकर दीवार पर चढ़ा, इरिटेट होकर दीवार पर चढ़ा। तो बेटा आपको बात समझ में आ गया? तो आंसर होगा सी, ठीक है, आंसर होगा सी। अब ये भूलने में नहीं आएगा। देखो बेटा, अब रटते हैं ना तो भूलने में आती है चीज, अब ये भूलने में नहीं आएगा, आपको समझ में आ जाएगा किसी को मजबूरी में कोई दीवार पर चढ़ा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मगअप करने वाला लॉजिक नहीं बेटा। ये तो मैं क्या बता रहा हूं, ये एक्चुअल घटनाएं बता रहा हूं मैं, पास्ट की, ये पास्ट की एक्चुअल घटनाएं बता रहा हूं, जो जिसकी वजह से कहावतें बनी है। मैंने शुरू में क्या बोला कि घर का भेदी लंका ढाए, आपको पता है कहां से बनी है? तो हम सभी जानते हैं कहां से बनी है। हम कह देते हैं ना भाई, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो मतलब इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं। मतलब ये कुत्ते और के भौंकने की और काटने की कहानी नहीं है, ये बादलों के गरजने और बरसने की कहानी नहीं है। बेसिकली ये तो एक इसका लिटरल मीनिंग है।
सेंस क्या दे रहा है? सेंस क्या दे रहा है? सिचुएशन क्या बता रहा है? सिचुएशन बता रहा है कि जो ज्यादा बोलते हैं ना वो करते कुछ नहीं है, कि जो ज्यादा भौंकते हैं वो काटते नहीं है, मतलब ज्यादा बोलते हैं वो करते कुछ नहीं है, कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, मतलब ये कि बहुत बोल रहा है, ये बहुत बोल रहा है, ये करेगा कुछ नहीं। तो सेंस है कि जो ज्यादा बोलता है वो करता कुछ नहीं है। तो उसका लिटरल मीनिंग नहीं, उसका सिचुएशनल मीनिंग ढूंढना होता है। लिटरल मीनिंग नहीं, सिचुएशनल मीनिंग ढूंढना होता है ना जी। तो अगला, अब बताओ इसे, द होल 9 yards, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, द एंटायरिटी ऑफ समथिंग, एन एसेंशियल पार्ट, एन एंजॉयबल सिचुएशन। एन एंजॉयबल सिचुएशन, क्योंकि इसके पीछे की भी एक कहानी है, द होल 9 yard। इसके पीछे की भी एक कहानी है कि द होल 9 yard कह क्या रहा है। इस कहानी को समझना है हमें। हाँ जी, निकाला, चलो कर लिया आपने, कोशिश कर लिया आपने, कर लिया ना आप सभी ने कोशिश। चलो अब मैं आपको इसका पहले सेंस बता देता हूं। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या है? इसका लिटरल मीनिंग है द होल 9 yards, मतलब पूरे के पूरे के 9 yards, यार्ड्स मतलब गज, पूरे के पूरे 9 गज। कहता पूरे के पूरे 9 गज का मीनिंग क्या आया, कि पूरे के पूरे 9 गज का मीनिंग क्या है? तो वो ये कहना चाहता है, समझना, यूएस आर्मी के अंदर उनको मशीन गन दी जाती थी पहले चलाने के लिए। यूएस आर्मी के अंदर सेना को मशीन गन दी जाती थी चलाने के लिए। तो जो मशीन गन दी जाती थी तो उसके अंदर जो मैगजीन पड़ती थी, जो मैगजीन पड़ती थी जिसके अंदर बुलेट्स होती थी, तो पूरी बुलेट जो होती थी ना, द होल 9 yards, पूरे वो 9 यार्ड की होती थी उस समय में। तो मैगजीन पूरे 9 यार्ड की होती थी। तो उनको एक इंस्ट्रक्शन था कि अगर आप भाई कोई परेशानी आती है, वैसे देखो एक एक बंदूक की गोली का हिसाब देना होता है सरकारी बंदे को, कि एक एक बंदूक की गोली उसके नाम पर अलॉट हो रही है, तो उसे हिसाब देना पड़ता है कि उसने चलाई कहां। तो उस वक्त उनको ऐसा था, सिचुएशन ऐसी थी कि भाई तुम्हें पूरी छूट है, कमांडर ने कह दिया था तुम्हें पूरी छूट है सोल्जर्स से कि तुम पूरे 9 yards का इस्तेमाल कर लो। क्या कह रहा है? पूरे 9 yards का इस्तेमाल करो। कोई दुश्मन आए ना तो पूरे 9 yards खाली कर दो, पूरी छूट है आपको। तो यहां पे क्या कह रहा है? पूरे 9 yards मतलब कंप्लीट लेंथ, सारे का सारा, सारे का सारा। तो कंप्लीट लेंथ का मतलब आया सारे का सारा, एंटायरली, कंप्लीटली, जिसमें किसी चीज की कमी ना हो, तो वो आ जाएगा। तो भाई आंसर देख लो, सारे का सारा या एंटायरली का मीनिंग क्या आ रहा है? द होल का मीनिंग कहां आ रहा है? तो द होल का मीनिंग क्या हुआ? द होल का मीनिंग क्या हुआ यहां पर? द होल का मीनिंग का ओल, क्या इसका मतलब आया मीनिंग? एंटायर। इसका मीनिंग क्या है? कंप्लीट। तो जहां पर ये सेंस नजर आते हैं, जहां पर ये सेंस नजर आते हैं, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहता है एक्ट ऑफ काइंडनेस। अबे किसी के पेट में गोली घुसेड़ रहे हो, ये काइंडनेस का एक्ट थोड़ी है भैया, क्रुएलिटी का एक्ट है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो कहता है एन एंजॉयबल सिचुएशन, किसी को गोली मार देना एंजॉयबल सिचुएशन हो ही नहीं सकती। कहता है एन एसेंशियल पार्ट, कि हाँ जरूरी काम हो सकता है, कई बार जरूरी हो जाता है किसी को गोली मारना, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है, इसका मतलब है कंप्लीटली। तो आंसर हो जाएगा बी, द एंटायरिटी ऑफ समथिंग। देखिए एंटायरिटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की एंटायरिटी मतलब कंप्लीट चीज, कोई भी चीज। हाँ सुहानी, बढ़िया था तुम्हारा आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं? मुझे ये बताओ कि भाई इसका मीनिंग ये जो बन रहा है, इसके पीछे का जो लॉजिक है, इसकी पीछे की जो सिचुएशन है, ये आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये बताओ, सिचुएशन समझ में आई कि नहीं आई? और ये कोई भी चीज, मैं मन घड़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं। इट इज नॉट ए कोक एंड बुल स्टोरी। तो देखो एक और आगे, एक कोक एंड बुल स्टोरी, मन घड़ंत कहानी। तो इसके पीछे भी कहानी कोक एंड बुल स्टोरी कहां से कैसे बन गया? तो जो कहानियां मैं बता रहा हूं वो कोक एंड बुल स्टोरी नहीं है, वो कहानियां नहीं है, वो रियल में घटनाएं घटित हुई हैं पास्ट में। हाँ जी, बताएं समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, तो अब आगे करते हैं। अगला आपके सामने
हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, टू मेक द प्रेसाइजली करेक्ट पॉइंट, टू हिट समवन ऑन द हेड, to assess the situation immediately, to handle difficult situation. बेटा I am waiting for your response, I am waiting for your reply. situation देखें ना, विशाल पांडे, मैं कोई निमोनिक्स यूज नहीं कर रहा हूं, विशाल पांडे मैंने कोई निमोनिक्स यूज नहीं किया। निमोनिक्स क्या होते हैं, वो हिंट्स होते हैं किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए जो लॉजिकल नहीं होते। मतलब कोई राइमिंग वर्ड ले लेते हैं, सिचुएशन को का आइडिया लगा लेते हैं, वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होते। तो मैं निमोनिक्स नहीं करवा रहा हूं, मैं ये निमोनिक्स के नहीं, मैं एग्जैक्ट मीनिंग बता रहा हूं, जैसा भी इसका भी बताऊंगा। बताए देखो आपने कर लिया, हिट द नेल ऑन द हेड। ये तो बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान था। देखो कैसे, इसकी आसानी की मैं बात बताता हूं, ये बहुत आसान था। कैसे आसान था ये देखिए, ये आसान कैसे था। हिट द नेल ऑन द हेड, बेटा नेल का मतलब होता है कील। एक नेल्स हमारे नाखून भी होता है, एक नेल हमारे तो यहां पे होता है कि नाखून को सर में लगाना। कोई ऐसा होता है कि नाखून को सर में मारेंगे तो क्या कर रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हैं, हिट समवन ऑन द हेड, कि किसी के सर पे नाखून मारना, आप ऐसे सोच सकते हो, है ना। तो बेटा इसका मतलब है कील। तो हिट द नेल कि किसी कील के ऊपर मारना, ऑन द हेड। जो कील होती है वो कील कुछ इस टाइप की होती है, जरा देखिए, कील कुछ इस टाइप की होती है ना बेटा, कील कुछ इस टाइप की होगी। तो अगर आप कील के ऊपर हथौड़ा मार रहे हो, अगर कील के ऊपर हथौड़ा मार रहे हो, आपने ये हथौड़ा लिया और हथौड़ा आपने डायरेक्ट कील के ऊपर मारा, तो जहां पर कील है, तो भाई जब हथौड़ा मारोगे, हथौड़ा मारने के बाद कील जो है वो अंदर चली जाएगी। ऐसे मारोगे तो अंदर चली जाएगी कील। तो मीन्स जहां पर हथौड़ा मारोगे वहीं से कील अंदर जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? सोचो सोचो क्या कह रहा हूं। हिट द नेल ऑन द हेड कि कील के, कहता है कील के ठीक ऊपर हथौड़ा मारना, मतलब कील के ठीक ऊपर हथौड़ा मारना। तो मतलब ये कि एकदम सही जगह पर हिट करना, मतलब एकदम एग्जैक्ट पॉइंट बताना, मतलब एकदम एग्जैक्टनेस को डील करना। तो ये क्या बात करता है, ये बात करता है हिट द नेल ऑन द हेड कि किसी भी कील के सर पर मारना। तो ये बात करता है एग्जैक्टनेस की। समझ रहे हैं बात को? फर्म, मजबूत चीज की, ये स्ट्रॉन्ग, ये फर्म। तो ये किसी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करता है, एग्जैक्ट पॉइंट की बात करता है। ये एक होता है टू बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें करना, मतलब कि भाई ये तो कील है, इधर मारना उधर मारना। टू बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है मतलब इधर उधर हेर फेर की बातें करना। और यहां पे क्या कह रहा है कि भाई डू नॉट बूट, क्या कहता है, डू नॉट बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बात मत कर। हिट द नेल ऑन द हेड, कह रहा है इधर उधर की बात मत कर, हिट द नेल ऑन द हेड की नेल के सीधा सर पे मार, इधर उधर की बात मत कर, एग्जैक्ट बात कर, मजबूत बात कर, सटीक बात कर, घुमा मत। अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो अब उसका आंसर देख लो। टू हैंडल इस डिफिकल्ट सिचुएशन, नहीं, यहां पे तो कोई सटीक बात करना है, यहां पर बात कर रहा है कोई एग्जैक्ट बात करना, घुमा फिरा के बात मत कर, सीधे सीधे बात कर। तो मीनिंग ये नहीं होगा। टू एसेस द सिचुएशन इमीडिएटली, एसेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, कि तुरंत ही सिचुएशन का मूल्यांकन करना, नहीं, ये एग्जैक्ट चीजों को बताने की बात कर रहा है। टू हिट समवन ऑन द हेड, तो भाई ये तो इसका आपने ऐसे मान लिया कि भाई किसी के सर पे कील मार देना, वो नाखून मार देना, तो ये इसका लिटरल मीनिंग के टाइप से ले लिया आपने। तो आंसर होगा टू मेक द प्रेसाइजली करेक्ट मीनिंग। प्रेसाइजली का मतलब होता है एग्जैक्टली, प्रेसाइजली का मतलब होता है एग्जैक्टली।
प्रेसाइजली का मीनिंग होगा एग्जैक्टली। तो बेटा एकदम एग्जैक्ट जगह पर हिट करना, एकदम एग्जैक्ट बात करना, टू द पॉइंट। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, दैट इज टू द पॉइंट। डू नॉट बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बात मत कर, बी टू द पॉइंट। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आंसर होगा ए। अब मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं? जल्दी बेटा रिप्लाई कीजिए, समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए, क्लियर है कि नहीं? फिर अगला लेते हैं। अगला, डंकीज ईयर्स। Donkey's ears, once in a while, having long ears, instantly, a very long time, a very long time. जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। Waiting for your reply. खुशबू, रवि, सुहानी, खुशबू, रवि, सुहानी। हाँ जी बच्चों, रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए प्यारे बच्चों, रिप्लाई कीजिए। मैं देख रहा हूं, अच्छा आपका आंसर आ रहा है डी। तो आपका आंसर डी आ रहा है, तो अब मैं इसका रिप्लाई कर देता हूं आप सभी को। इसका मैं रिप्लाई कर देता हूं आप सभी को कि डंकीज ईयर्स। तो बेटा यहां पर है ना, ये कहावत दो तरीके से आ सकती है। यहां पर कहावत दो तरीके से आ सकती है, एक ईयर्स और एक ईयर्स, एक ही बात है। वो कहता है डंकीज ईयर्स और डंकीज ईयर्स, तो ये मिलते जुलते शब्द हैं जिनको कहते हैं राइमिंग वर्ड। हम क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड। तो कभी कभी ये जो हमारा ईडियम है, ये डंकीज ईयर्स करके आता है, कभी कभी डंकीज ईयर्स करके भी आता है, डंकीज ईयर्स करके भी आता है। तो कहते हैं कि जो डंकी के ईयर होते हैं ना, मतलब कान, डंकी के जो कान होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। ये रियल की बात बता रहा हूं, जिस वजह से कहावत बनी है, जिस वजह से ग्रामेरियन ने इस कहावत को बनाया, उसका लॉजिक समझा रहा हूं। कहते ईयर्स और ईयर्स दोनों मतलब राइमिंग वर्ड हैं, और भाई ईयर्स का मतलब है कि यार पूरा साल, और ईयर्स बोल दें तो मतलब कम से कम तो 2 साल, तो एक लंबा पीरियड। तो जैसे डंकी के कान बड़े लंबे होते हैं, झुके हुए होते हैं लंबे, ऐसे ही लंबे पीरियड को बताने के लिए हम डंकीज ईयर्स का यूज करते हैं, या डंकीज ईयर्स। तो पॉइंट इज, डंकीज ईयर्स हम जान के नहीं बोलते, क्योंकि डंकी का के साल, तो ये मीनिंग नहीं बनेगा डंकी के साल। हाँ, डंकी के कान बन जाएगा, डंकी के कान बन जाएगा, डंकी के ईयर्स नहीं बनेगा। तो पॉइंट इज, तो यहां पर जो ईयर्स है वो इस ईयर्स को कनेक्ट कर रहा है। जिस तरह से डंकी के, गधे के कान लंबे होते हैं, उसी प्रकार से ईयर्स को ईयर्स से कनेक्ट करके राइमिंग वर्ड बनाकर उसने कहा, जिस तरह से गधे के कान लंबे होते हैं, उसी प्रकार से जब कोई लंबा पीरियड हो जाता है, कोई लॉन्ग टर्म की बात होती है, ईयर्स, कई साल, तो उसका मतलब होता है डंकीज ईयर्स का ए वेरी लॉन्ग पीरियड। तो ए वेरी लॉन्ग पीरियड, तो बेटा ये रहा आंसर। फिर कुछ और बन नहीं पाएगा, फिर और कुछ बन नहीं पाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो दैट्स इट। तो देखो चीजों के अंदर बेटा लॉजिक है, चीजों के अंदर लॉजिक है, चीजें क्यों बन रही है। अगर हम ये बातें समझ लेंगे तो बेटा जब मैं आपका कोर्स लेकर आऊंगा, जब मैं आपका एक कोर्स लेकर आऊंगा, तो मैं चीजों को इसी प्रकार से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको ये समझ में आने लगेगा कि भाई ये इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये बन कैसे रहे हैं, वर्ड कैसे बनते हैं, शब्दों का निर्माण कैसे होता है, और जो निर्माण हो चुका है उनको कैसे अंडरस्टैंड करें। जो वोकैबुलरी नहीं आती तो उसे तो याद करना है, जो आती है उसे कैसे न भूलें। जो याद करना है वो करना है, जो याद है उसे भूले नहीं तो कैसे करें। तो ये स्ट्रेटजी पे भी वर्क करना पड़ेगा, तो ये मैं आपको बताऊंगा। अगला
गेट ए गोल्ड स्टार, गेट ए गोल्ड स्टार, एक सोने का सितारा मिल जाना, गेट ए गोल्ड स्टार। बेटा जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है ना, बेटा आके लाइक करके चले जाओ। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वो लाइक करके चले जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। आप लोगों के लिए इतना मेहनत हो रहा है, एक लाइक तो बनता ही है। बताइए। हाँ जी, आपका ऑप्शन आ रहा है सभी का ए। तो देखो गेट ए गोल्ड स्टार, बेटा ये तो बिल्कुल इसका जो बोला गया है वही है कि अगर कोई किसी को भाई सोने का सितारा मिल रहा है, अगर किसी को सोने का सितारा मिल रहा है तो वो क्या मिल रहा है उसे? तो हम किसी को सोने का सितारा दे रहे तो मतलब उसकी योग्यता के आधार पर उसे इनाम दिया जा रहा है। तो सोने का सितारा मिलना मतलब योग्यता के आधार पर किसी को इनाम दिया जाना। ये सिंपल सी बात है। ये ऐसे हो रहा है कि यूएस के अंदर जब किसी को मतलब इनाम दिया जाता था तो डिग्री के साथ साथ उसको एक सोने का स्टार भी दिया जाता था, छोटा सा। तो गेट ए गोल्ड स्टार मतलब एक अवार्ड के तौर पे, इनाम के तौर पर। तो यही कहता है टू गेट किल्ड इन वार, कि मतलब कि सोने का सितारा मिलना तो कि लड़ाई में मर जाना। यहाँ पे वो उससे कनेक्ट कर रहा है कि कोई मर जाता है तो मरने के बाद जो उसे उपाधि मिलती है जो सोल्जर्स को, उसकी बात कर रहा है। नहीं, कहता है यहाँ पर योग्यता के आधार पर जो कोई हमें इनाम मिलता है तो उसे कहते हैं गेट ए गोल्ड स्टार, की जैसे गोल्ड स्टार के रूप में मिलेगा कि वो जो इनाम है हमारे लिए सोने के सितारे जैसा है, क्योंकि वो पास्ट में अंग्रेज इस प्रकार से इनाम दिया करते थे। टू ऑब्टेन पोजेशन ऑफ समथिंग, कि किसी के ऊपर मालिकाना हक बताना, कि पोजेशन होता है मालिकाना हक बताना किसी चीज पर, तो ये उसकी बात नहीं कर रहा। टू कॉम्प्लीमेंट समवन, किसी की तारीफ करना। देखो ये आई वाला है तो आई वाला है किसी की तारीफ करना, और अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख दें COMPLEMENT, तो कॉम्प्लीमेंट में जो ई है ये कंप्लीट से बना, ये कंप्लीट से बना, कंप्लीट में ई आता है। तो कंप्लीट का मतलब पूरा और इसका मतलब होता है पूरक, पूरा करने वाला। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब है प्रशंसा, किसी की तारीफ करना। तो नहीं, किसी की तारीफ करना नहीं। टू अर्न ए मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल, कि अच्छा करने के लिए कोई मेरिट पॉइंट के बिहाफ पर किसी को कोई इनाम दिया जाना। तो क्या हो जाएगा? टू अर्न ए मेरिट पॉइंट, की मेरिट पॉइंट को अर्न करना फॉर डूइंग वेल, कुछ अच्छा करने के लिए। क्लियर हो गया होगा, देख लो। हाँ, दैट्स इट। आ जाए अब अगला। टू बी टेकन अबैक, टू बी टेकन अबैक, टू पे नो हीड, टू बी वेरी एक्साइटेड, टू बी सरप्राइज्ड, टू टेक समथिंग बैक, टू टेक समथिंग बैक। बताइए बेटा। हाँ जी, देख पा रहा हूं मैं। ग्रेट। तो देखिए बेटा, अब मैं समझा दूं। बेटा टू बी टेकन अबैक, तो बेटा टेक मतलब क्या होता है? लेना या ले जाना। टेक का मतलब क्या हो जाता है? लेना या ले जाना, लेना या ले जाना। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, भूलोगे नहीं, कभी कभी भूलोगे नहीं, ध्यान से समझे। ले जाना, ए बैक, ए बैक मतलब पीछे की ओर। बैक का मतलब क्या हुआ कि ए मतलब एक, बैक पीछे, एक स्टेप पीछे, तो मतलब पीछे। तो इसका मतलब क्या हुआ? पीछे ले जाना। इसका मतलब क्या हुआ? पीछे ले जाना। कहता है टू बी टेकन अबैक, कि किसी को भी पीछे ले जाना। तो इसे क्या कहते हैं? टेकन अबैक भी कह देते हैं इसको। टू बी जाके टेकन अबैक भी कह सकते हैं, कि टू बी नहीं लगाते हैं, कई बार टेकन अबैक भी बोल देते हैं। खाली टेकन अबैक भी बोलते थे, टू बी नहीं बोलते हैं। वो पैसिव वॉइस बनाने के लिए बन जाता है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए इन्फिनिटिव का, वो ग्रामर का पॉइंट है। अब समझो, भूलोगे नहीं, मतलब पीछे ले जाना। टेकन अबैक
पीछे ले जाना। अब एक बात बताओ, लाइफ आगे चल रही है तो लोग आगे बढ़ना चाहेंगे या पीछे जाना चाहेंगे? लाइफ आगे बढ़ रही है तो लोग आगे जाना चाहेंगे, कोई पीछे जाना थोड़ी जाएगा बॉस। कोई भी अपनी लाइफ में पीछे नहीं जाना चाहता। अब बात यह है, हम हैरान परेशान क्यों होते हैं? हम हैरान कब होते हैं? हमारी जो हम सोचते हैं उससे अलग चीजें हो जाती हैं। हम हैरान कब होते हैं? जैसे बात समझे, मुझे उम्मीद है कि भाई मेरा ये भतीजा है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, इसके मार्क्स इस बार एग्जाम में 50% आएंगे, लेकिन उसके आ गए 90%। तो मतलब जो मैं सोच रहा हूं मेरी सोच से अलग बात हो गई। हम हैरान कब होते हैं? हमारी सोच से अलग बात हो जाए हम हैरान हो जाएंगे। तो दैट्स इट भाई, हमारी सोच ये है कि हमें आगे बढ़ना है, लेकिन अगर कोई हमें पीछे धकेले, पीछे ले जाए, तो बस यही बात लाइफ का सेंस है, लाइफ का सिनारियो है कि आगे बढ़ना है, लेकिन अगर हम पीछे जा रहे हैं तो वही सेंस आता है टेकन अबैक, हैरान होना कि यार हम पीछे क्यों जा रहे हैं। तो मींस टेकन अबैक का मतलब होता है हैरान हो जाना, कि हमारी सोच से ऊपर बात हो जाना, हैरान हो जाना। ठीक है ना? तो आंसर के देख लो कहां पर हैरान हो जाने की बात है, तो बेटा आंसर हो जाएगा सीधा सीधा सी, टू पे नो हीड। हीड का मतलब होता है कोई ध्यान न देना। हीड इसका मतलब क्या है? टू पे नो हीड, कोई ध्यान ना देना। टू बी वेरी एक्साइटेड, बड़ा ही उत्सुक हो जाना। टू टेक समथिंग बैक, कि किसी चीज को पीछे ले जाना। तो ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। मैंने क्या बताया भाई? ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया ना, ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया जो ये बोल रहा है। और मैंने कहा लिटरल मीनिंग कभी मीनिंग नहीं होता, लिटरल मीनिंग कभी मीनिंग नहीं होता। जैसे बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं, तो आंसर वो हो ही नहीं सकता, वो लिटरल मीनिंग नहीं है। हाँ, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है लिटरल मीनिंग कि इसकी सेंस क्या जा रही है। सिचुएशनल मीनिंग पकड़ना पड़ेगा। तो सिचुएशनल मीनिंग है ये लिटरल मीनिंग है, ये सिचुएशनल। तो ज्यादातर बच्चे इसको देख के इसे कर सकते हैं, इसको समझ के ये कर सकते हैं, लेकिन आंसर होगा सी। क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताएं क्लियर हुआ कि नहीं। आज के लिए लास्ट, ए लॉट ऑन योर प्लेट, ए लॉट ऑन योर प्लेट। सोचो समझो रिप्लाई करो, ए लॉट ऑन योर प्लेट। तो देखो, तो यहां पर मैं बात बता दूं, अलॉट, अलॉट का मतलब जो होता है अलॉट ऑन योर प्लेट। तो जैसे हम किसी को कहते हैं आई लव यू अलॉट, तो अलॉट क्या हुआ? ज्यादा, कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं बहुत ज्यादा। तो अलॉट का मतलब क्या हो जाएगा? ज्यादा। हाँ जी, अलॉट का मीनिंग क्या होगा? ज्यादा। अलॉट कि अलॉट मतलब ज्यादा, ऑन योर प्लेट कि तुम्हारी प्लेट में ज्यादा आ जाना, किसी की प्लेट में ज्यादा आ जाना खाने के लिए। भाई गए क्या कहते हैं शादी में, अरे बेटे छोले भी, ये पनीर की सब्जी भी, ये सब्जी भी, वो सब्जी भी, जलेबी भी डाल दे, ये भी डाल दे, वो भी डाल दे, और लेकर आ गए ना भरवा। तो किसी की भी प्लेट में ज्यादा होना। तो यहाँ पे किसी की प्लेट में ज्यादा होने का सेंस क्या होता है कि भाई हैविंग मेनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो एक टेंशन की बात होती है। अगर प्लेट में कुछ ज्यादा है तो बड़ी खुशी होती है कि यार बहुत कुछ है मेरे पास। और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना तो इंसान थोड़ा सा सोचता है, टेंशन में रहता है। तो मीन्स ये तो अपोजिट हो गया, ये तो हो नहीं सकता। कहता है हैविंग ए लार्ज मील, तो बेटा ये तो फिर इसका लिटरल मीनिंग हो गया ना। फिर वही बात है, ये कहता है हैविंग ए लॉट ऑन योर प्लेट, कि तुम्हारी प्लेट में ज्यादा होना, ये तो लिटरल मीनिंग हो गया ना, प्लेट में ज्यादा होना। और लिटरल मीनिंग कभी आंसर नहीं होगा, मतलब कभी तो नहीं बोलूंगा, ये समझ लो 99% लिटरल मीनिंग कभी सेंस मतलब आंसर होगा ही नहीं, ये समझ लो। ये तो यही बोल रहा है ना, प्लेट में ज्यादा होना, कि मतलब कि हैविंग अ लार्ज मील, कि मतलब प्लेट में ज्यादा खाना होना, ये तो लिटरल मीनिंग हो गया। तो ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। कहता है अब दो आंसर हो सकते हैं, हैविंग वेल्थ इन अबंडेंस। अबंडेंस होता है किसी भी चीज की अधिकता, एक्सेस, ये होता है एक्सेस, किसी भी चीज की अधिकता। हैविंग वेल्थ इन अबंडेंस, किसी भी चीज की अधिकता। यहां कहता है हैविंग समथिंग व्हिच कॉजेज एनवी, कि कोई चीज ऐसी होना जिसकी वजह से दुश्मनी हो जाए, किसी भी चीज के होने से दुश्मनी हो जाए। अगर हमारी प्लेट में कुछ है तो उससे दुश्मनी की बात कहीं सेंस नहीं आ रहा है दुश्मनी का।
तो 3 तो कट गए, आंसर हो जाएगा हैविंग वेल्थ इन अबंडेंस, कि किसी के पास वेल्थ होना अधिकता में, कि किसी के पास प्लेट में बहुत ज्यादा, मतलब उसे ऊपर वाले ने बहुत नवाज रखा है, जिसे ऊपर वाले ने बहुत नवाज रखा है, सब कुछ है उसके पास। तो ये क्या हो जाएगा, जिसके पास सब कुछ है वो आंसर इसका एप्रोप्रिएट होगा, कि प्लेट में सब कुछ होना, कि भाई अच्छी वाइफ है, बेटा बेटी है, गाड़ी है, घर है, टीवी फ्रिज मोबाइल सब कुछ है, तो मतलब प्लेट में सब कुछ है। तो इंसान क्या है, तो ऊपर वाले ने ज्यादा नवाज रखा है, तो मतलब कि सब कुछ है उसके पास। तो मतलब यहां पर उसके पास जब सब कुछ है तो वही हो जाएगा हैविंग वेल्थ इन अबंडेंस, किसी भी चीज का किसी भी संख्या मात्रा या संख्या में ज्यादा होना। तो ए लॉट ऑन योर प्लेट का आंसर होगा सी। तो उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक तो जरूर करें, ठीक है ना। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर करें। तो बेटा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बेटा देखो ये जो बटन है ना, ये दबाना बहुत जरूरी होता है।